नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से 5वां पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम लेखिका का परिचय करते हैं। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो युग है, 1900 से 1920 तक की जो समयावधि है, उस युग की लेखिका हैं चपला देवी। अधिक जानकारी इनके बारे में उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। बहुत से लेखक होते हैं महान, अनामी जिनको कह सकते हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होता, लेकिन वो होते तो हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है, उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्ताज अर्थात एक घटना के रूप में जो लेख लिखा जाता है, उसे रिपोर्ताज विधा कहा जाता है। तो उस रिपोर्ताज विधा का हम इसका शुरुआती रूप कह सकते हैं। यहाँ पर इस पाठ का परिचय दिया गया है, देखते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत खोई हुई परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदू पंच उस समय का पत्र था। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसीलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जिस रूप में ये हिंदू पंच में छपा था, उसी रूप में यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया गया है। यहाँ प्यारा सा चित्र दे रखा है मैना देवी का। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। नाना साहब की जो पुत्री थी, जिनका नाम मैना था, किशोर बालिका थी। नाना साहब धुंधु पंत कानपुर के विद्रोही नेता थे। बिठूर में इनका महल था। इन्होंने अंग्रेज़ों को अच्छा सबक सिखाया। अंग्रेज़ नर नारियों को मौत के घाट उतारा। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने विद्रोह बदला लेने की भावना से जब आतंक मचाया, तो इनको कानपुर से भागना पड़ा और इनकी जो पुत्री है, इनके बिठूर के महल में ही रह गई, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने अपने बदले की भावना से मैना देवी को जिंदा ही जलाकर मार डाला। ऐसा इस पाठ में है। आगे चलते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह
बेचारी निरपराध बिना अपराध वाली देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। भस्म कर देना, जलाकर राख कर देना। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय, पत्थर हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। द्रवीभूत करना, पिघला देना। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस जानकर, उसका करुणापूर्ण, दया से भरा हुआ मुख और अल्प वयस, कम उम्र वाली देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति बोला, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका कहती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति कहता है, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, शस्त्र होते हैं हथियार, वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, इनका नाम है जनरल जी का। आपकी प्यारी कन्या मेरी, मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व इनकी जो बेटी हैं जनरल की, उनका नाम मेरी है, मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी जब इनकी पत्नी जनरल है की पत्नी मेरी का देहांत हुआ, तो मैना को बहुत दुख हुआ। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हैं कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति है से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति है ने विनयपूर्वक कहा, मैं इस फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम बोला, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हैं कहते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को
इस विषय का एक तार देना चाहिए। तार होता है संदेश। टेलीग्राम की सेवा चलती थी पहले, अब भारत सरकार ने तार सेवा को बंद कर दिया है। आउटरम बोला, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना, नष्ट किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हैं, मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक संदेश आया, जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत विचार कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, उनकी कोई पहचान नहीं छोड़ी जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर अत्याचारी जनरल आउटरम की आज्ञा नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को अर्थात 6 सितंबर को यह एक लेख लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को, देखो दुर्दांत कहा गया है, दुर्दांत होता है अत्यधिक भयंकर। नाना साहब अंग्रेज़ों के लिए दुर्दांत थे, बहुत भयंकर थे। दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस है की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर है ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हैं के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस है एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से है का प्रेमपूर्ण वार्तालाप हुआ, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, ऐसा उस अखबार में छपा था। अंग्रेज अधिकारी ने निर्णय लिया था। सन 57 के अर्थात 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल होता है सफ़ेद वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाविशिष्ट टूटे फूटे खंडर, प्रासाद होता है महल, प्रसाद माने तो कृपा होता है और प्रासाद माने होता है महल। टूटे फूटे महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद विकराल रूपधारी आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओहे, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और ने देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने फिर आगे बढ़कर कहा,
अंग्रेज़ सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, आर्त होता है दुखी, दुखी स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। इतना समय मुझे दीजिए कि मैं जी भर कर के रो सकूँ। पर पाषाण हृदय, पत्थर हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई, आग में जला करके मार दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका, ऐसी बालिका जिसकी उपमा ने दी जा सके, अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है। प्रश्न अभ्यास है, आइए प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हैं को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। बालिका मैना ने तर्क दिए थे कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले जो दोषी हो सकते हैं, किंतु ये जो महल है ये आपका दोषी नहीं है। और दूसरा तर्क ये दिया कि ये जो राजमहल है ये मुझे बहुत प्रिय है, अतः मुझसे इसे छीना न जाए, क्योंकि उस राजमहल में वो पली थी, बड़ी थी, उसके परिवारजनों से उनके जो प्रेमालाप हुए थे वो सब दृश्य उमड़कर उसके सामने छा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि मैना उसी राजमहल में पली बड़ी थी और उसी में उसका बचपन बीता था। उसके पिता की, परिवार की सारी जो यादें थी उससे जुड़ी हुई थी। उस निर्जीव मकान से उसका गहरा लगाव था, वह उसके जीवन का एकमात्र सहारा भी था इस समय, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। लेकिन इसके विपरीत जो अंग्रेज़ थे वो नाना साहब के उस राजमहल को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहते थे, उसकी पहचान मिटा देना चाहते थे। यहाँ तक कि वे, उनका मकसद था कि देश में फिर से कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ न उठा सके, इसलिए नाना साहब की यादों को ही मिटा दिया जाए। तीसरा प्रश्न है, सर टॉमस है कि मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। टॉमस है को मैना पर दया क्यों उमड़ी। सर टॉमस जो थे स्वभाव से कुछ दयालु रहे होंगे, टॉमस जो थे स्वभाव से कुछ दयालु होंगे या थे, हम तो यही मानेंगे कि दयालु थे वो, जो उन्होंने इतनी पहल की। जब मैना है से गोले बरसाने के लिए मना करती है तो उसके करुणापूर्ण मुख और उसकी अल्पवयस्कता को देख करके उन्हें कुछ दया जरूर आई। दूसरा कारण ये था कि जब मैना ने अपना परिचय दिया तो वो मैना को पहचान गए थे, क्योंकि उनकी भी एक बेटी थी मेरी, जिनका बचपन मैना के साथ व्यतीत हुआ था। मैना और मेरी दोनों सखी थी, सहेली थी, और सर है उनके घर भी आया करते थे। तो स्वाभाविक है कि दिल में मैना के प्रति ममता जाग उठी। और मैना, तीसरा कारण है मैना की करुणापूर्ण जो बातें हैं उनको सुनकर के है के मन में दया भाव है वो उमड़ उठा। चौथा प्रश्न देखते हैं, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भर कर रोले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। जनरल आउटरम के मन में डर रहा होगा कि यदि उसने नाना साहब की बेटी के प्रति सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का जो क्रोध है उन पर फूट पड़ेगा, उसे इसके लिए सज़ा भी मिल सकती थी। और क्रोध से पागल जो सामान्य अंग्रेज़ नागरिक थे वो भी उन पर अपनी
नाराज़गी प्रकट कर सकते थे। तो इसी कारण से उसने मैना की जो छोटी सी इच्छा थी कि जी भरकर वो उन्हें रो लेने दे, उसे भी वो पूरा नहीं कर सके। मजबूरीवश अथवा उनकी क्रूरतापूर्ण नीति के कारण वो मैना की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर सके। पांचवा प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप पहचानना चाहेंगे और क्यों? पांचवा प्रश्न, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? देखो, बालिका मैना में सबसे अच्छा गुण है निडरता का। वो निडर बालिका है। जब सेनापति है अपने सैनिकों के साथ उसके राजमहल को तोड़ने आया तो उसने निडर होकर के उनका सामना किया। उसे अपने पकड़े जाने का जरा भी भय नहीं था। वो उनके सामने आई और राजमहल न तोड़ने की प्रार्थना उन्होंने की और तर्क भी दिए। उन्होंने अपने मन की करुणा उन्हें बताई। दूसरा, उनको स्वगृह प्रेम है। अपना जो महल है, घर है, उससे उसको प्रेम था, क्योंकि राजमहल से उनका स्वाभाविक प्रेम था और उसके टूटने पर जो दुख उन्हें हो रहा था वो सहन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बचपन की यादें उस एकमात्र सहारा राजमहल से उसकी जुड़ी हुई थी। तो स्वगृह प्रेम यहाँ दिखाई पड़ता है। छठा प्रश्न है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? भारत सरकार से आज से उस समय की जो अंग्रेज शासक हैं वही भारत सरकार है। वही समाचार पत्र में ये बात छपी थी। तो उस समय का जो भारत सरकार है वो ब्रिटिश शासन है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भारत में चलने वाली सरकारें हैं, जो अंग्रेज अधिकारी हैं, तो यहाँ जो तात्पर्य है भारत सरकार से अंग्रेज अधिकारियों से है। आगे 7वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति के हैं और ये प्रश्न आप कीजिएगा। देख लेते हैं 7वां प्रश्न क्या कहता है। स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? देखो, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस तरह का जो लेख है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार के जो लेख हैं वो भारतीयों को अंग्रेजों की क्रूरता और अत्याचारों से परिचित कराते हैं। भारतीयों के हृदयों में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना को जगाते हैं। इससे जो भारतीय हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए बढ़ चढ़ कर के आगे भाग लें। तो ये लेख जो महत्वपूर्ण थे। 8वां प्रश्न कल्पना है, कल्पना आप कर सकते हो। 9वां जो प्रश्न है वो भी इसी तरह का है। तो ये प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति के हैं। इनसे क्या है, हमारा कौशल विकसित होता है। तो ये प्रश्न आप कीजिए, है ना। आगे चलते हैं। भाषा अध्ययन का प्रश्न है। अनुच्छेद लिखने की बात है इसमें। भाषा और वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। तो इस पाठ में क्या है, गद्य, हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है जो लगभग 75 से 80 वर्ष पहले का है। इस पाठ के किसी पसंदीदा जो आपको पसंद आता है उस अनुच्छेद का वर्तमान मानक हिंदी में रूप लिखना है। पाठ्येतर संक्रियता है, ये आप कर सकते हैं। आगे एक अपठित गद्यांश हमें दिया गया है, इसको पढ़ करके इसके जो प्रश्न हैं उनको हल कर सकते हैं। और शब्द संपदा है, शब्द संपदा हम देख लेते हैं। अल्पवयस होता है कम उम्र, भग्नाविशिष्ट खंडहर, इतिहासवेता इतिहास का जानकार। यह भी जाने में हिंदू पंच है। भाई, अपने समय की चर्चित पत्रिका हिंदू पंच का प्रकाशन 1926 में कलकत्ता से हुआ। इसके संपादक थे ईश्वरी दत्त शर्मा। 1930 में इसका बलिदान अंक निकला जिसे अंग्रेज सरकार ने तत्काल जब्त कर लिया। और चांद के फांसी अंक की तरह यह भी आज़ादी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस अंक में देश और समाज के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ अपना जो अध्याय है पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।